गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के अंतर्गत आज हम और आप एक साथ इकट्ठा हुए हैं। स्टे होम, स्टे सेफ और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास पार्ट 2। बच्चों, पहले हमने मूलभूत चुनौतियों और जो हमारे जो संसाधन थे जो जिनके द्वारा हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोगों ने 5 बिंदुओं को पढ़ा था। ये 5 बिंदु हैं बच्चों कि शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी के क्षेत्र में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और संचार के क्षेत्र में। आज बच्चों हम पढ़ेंगे पार्ट 2, जिसके अंतर्गत कृषि के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। आज इन बिंदुओं का हम लोग अपनी इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में क्या हमारा देश आगे बढ़ चुका है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं बच्चों, और इसको समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आधुनिक युग में कृषि आधुनिक उपकरणों यानी आधुनिक युग की आज की जो कृषि है उसमें आधुनिक उपकरणों का प्रयोग, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों के द्वारा पर्याप्त सिंचाई व विभिन्न योजनाएं, हरित क्रांति, पीली क्रांति और भूरी क्रांति के द्वारा कृषि एवं खाद्यान्न में आशातीत सफलता हुई है। फिर इसके बाद अभिनव कृषि। अभिनव कृषि का जो उद्देश्य होता है उसमें क्या होता है कि उन्नत पैदावार करना, अपनी पैदावार को बढ़ाना, और जिसके लिए जैव कृषि यानी हरी खाद का प्रयोग। और हरी खाद से हम जानते हैं कि जो पोषण भी देती है और भूमि को क्षति भी नहीं पहुंचाती। जैव पीड़क, कीट नियंत्रक विधि एवं नाइट्रीकरण निरोधक का प्रयोग करना। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि जल की कमी, जहां जिन क्षेत्रों में जल नहीं है, पानी नहीं है, वहां पर हम छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र विधि का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आप बच्चों देख लेंगे कि यहाँ पर देखिए बच्चों किस तरीके से आप देख रहे हैं कि फसल की कटाई हो रही है, और कटने के साथ ही आप यहाँ पर बच्चों देखिए किस तरीके से उसका आखिरी भाग यानी छोटे छोटे भागों में काट कर भी पीछे की ओर सब पूरा काम हो रहा है। यानी जहां पर 10 मजदूर 100 मजदूर काम किया करते थे, वहां पर आज जो है वो एक व्यक्ति केवल चला रहा है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से बड़े बड़े खेतों में घास की कटाई हो रही है इस मशीन के द्वारा। आप देख रहे हैं बड़े बड़े इसके व्हील लगे हुए हैं, और जिनके द्वारा ये कटाई करता जा रहा है। जहां पर थोड़ा सा ब्रेक करा रहा है, नहीं ऊंचा नीचा है, वहां पर इसके पंख उठ जाते हैं, और उठने के साथ ही देखिए उठ जाएंगे, और फिर उसके बाद बराबर से लेबल हो जाता है, और ये देखिए उठे हुए पंख है, और फिर इस तरीके से। तो ये आप समझ लीजिए कि उन्नत तकनीकी है, जिसके द्वारा हम आज कम मजदूरों यानी कम लेबर के साथ हम बहुत बड़ा काम एक अकेले कम समय में कर सकते हैं। बच्चों, परिवहन के क्षेत्र में बच्चों हम देखते हैं कि रेल, सड़क, जल और वायु परिवहन के क्षेत्र में विश्व में अपना प्रथम स्थान बनाने के लिए भारत विज्ञान एवं तकनीक में लगातार प्रयासरत है, और हमारा देश आगे बढ़ने को है। यहाँ पर देखिए कि नवीनतम तकनीक के अंतर्गत मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन एवं मोनो रेल चलने लगी है, और पर्यावरण को हानि ना पहुंचे यानी पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ई रिक्शा और सीएनजी गाड़ियों का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर देखिए ई रिक्शा है बना हुआ है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से ये बच्चों आप देख रहे हैं कि ये बुलेट ट्रेन है, और ये बुलेट ट्रेन जो भारत ने जापान से टाई अप किया है 320 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब ये भारत में आएगा तो इसका ट्रायल जो है वो अहमदाबाद से गुजरात में किया जाएगा इसका ट्रायल। और आप ये देखिए किस तरीके से ये ट्रेन आगे का हिस्सा जो होता है वो इसका पतला होता है, ताकि वो देखिए आप, ताकि वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ती जाए, और बहुत ही तेज स्पीड से। सबसे अत्याधुनिक तकनीकी है ये बुलेट ट्रेन की बच्चों, जो आप देख रहे हैं डायग्राम में। अब यहाँ पर आप बच्चों देखिए मेट्रो ट्रेन आप किस तरीके से देखेंगे बच्चों। ये देखिए कितनी स्पीड से चलती है मेट्रो ट्रेन, 80 और 90 प्रति घंटा से। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शहर के अंदर चलती है, जहां पर आबादी बहुत ज्यादा होती है, समय लग जाता है आने जाने में। और यहाँ पर मेट्रो ट्रेन कार्ड एक बार बन जाता है, टिकट लेने का झंझट भी नहीं होता, और इस तरीके से प्लेटफॉर्म के लेवल पर जहां पर डिब्बे डिसाइडेड होते हैं वहीं पर जाकर ये खुलती है, और अत्यधिक सुविधाजनक ये ट्रेन, वो मेट्रो ट्रेन होती है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर बच्चों विनिर्माण के क्षेत्र में, विनिर्माण यानी वस्तुओं का निर्माण, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहते हैं, विनिर्माण। यानी कच्चा माल, जैसे कि मान लिया आपके पास मिट्टी है और आपने बढ़िया बढ़िया उससे वस्तुएं बना दी, तो ये क्या हुआ, ये विनिर्माण हुआ।
तो विनिर्माण से जो तैयार माल होता है वो उपभोक्ताओं द्वारा यानी सभी के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ये देखिए बच्चों, हस्तकला के द्वारा कितनी, चाहे वो लकड़ी की हो, चाहे वो मिट्टी की हो, किसी तरीके से बनाई हुई ये सारी वस्तुएं हैं। तो देख लेते हैं कि विनिर्माण किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक होता है। यानी जितना विनिर्माण होगा वही राष्ट्र उतना ज्यादा संपन्न होगा। यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से ये लोहे का काम हो रहा है। और बच्चों देखिए कि विनिर्माण निवेश क्षेत्रों की स्थापना, यानी विनिर्माण होगी तो क्या होगा, जब अधिक पैसा लगाया जाएगा, निवेश क्षेत्र स्थापित होंगे, व्यापार के नियमों का युक्त संगत उपयोग होगा, सरल बनाना और बीमारी का योग, यानी जो उद्योग हमारे नहीं चल पा रहे हैं उनको बंद करने की व्यवस्था भी की गई है। और औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय को बनाना, यानी जो विनिर्माण के लिए जो कहते हैं गुण होते हैं उनको भी बढ़ाया जाता है। विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशधारता यानी पूंजी लगाने के लिए, यानी जो भी निर्माण में उद्योगों में अपनी पूंजी लगाना चाहते हैं उसके लिए भी प्रोत्साहन देना। यहाँ पर बच्चों आप देखते हैं उद्योग के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में हम देखते हैं कि वर्तमान समय के प्रमुख उद्योग जो इस समय भारत में हैं, जैसे खनन उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग और रत्न एवं आभूषण उद्योग, चीनी उद्योग यानी बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को, ये एल्युमिनियम उद्योग के कारखाने हैं। ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन और OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड और पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने हैं ये बच्चों। और मेक इन इंडिया योजना जो चलाई गई है, यानी विदेशी निवेशकों को भारत में व्यवसायों में पैसा लगाने के अवसर प्रदान करना, यानी विदेशी जो है दूसरे जो राष्ट्र हैं वो भारत में पैसा लगाए और व्यापार को स्थापित करें। मेक इन इंडिया की योजना चलाई गई है। आप देख रहे हैं मथुरा रिफाइनरी है और यहाँ पर ये देखिए बच्चों पेपर मिल, जहां पर आप देख रहे हैं कि DS स्मिथ जो पेपर मिल है बहुत ही फेमस है। और यहाँ पर देखिए आप बच्चों की जो रद्दी होती है, जो बेची हम लोग बेच देते हैं, बेकार जितनी होती है वो सब यहाँ पर कलेक्ट की जाती है। कितनी रद्दी आप देख रहे हैं। और फिर इन रद्दियों को देखिए मिलाकर पानी और केमिकल्स मिलाकर इनको खूब चलाया जाता है मशीनों में और यहाँ पर इसकी एक लुगदी तैयार हो जाती है जिसको फ्लैट सरफेस पे फैला देते हैं। ये देखिए फैला दिया गया और हाई टेम्परेचर पर यहाँ पर इसको सुखाई जाती है। और सुखाने के साथ साथ फिर इसका जो है देखिए कितना धुआं ऐसा भी निकल रहा, भाप जो निकल रही है। और फिर इसके बाद इसको जब सुखा लेते हैं तो ये इस तरीके से इसके रोल बनाए जाते हैं। और रोल बनाने के बाद इन रोलों को जो है अलग करा जाता है, कट किया जाता है, लपेटा जाता है और फिर उसको कट करके ये मार्केट में आ जाते हैं। और फिर यही पेपर हमको जो है विभिन्न यूजों के लिए मिलता है। यहाँ पर बच्चों देखिए 10वां ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र के जो हमारे प्रमुख ऊर्जा क्षेत्र हैं वो कौन कौन से, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ऊर्जा के वे स्रोत जो जिनको हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, यानी खर्च करने के बाद हमें पुनः मिल सकता है, वो नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा कहलाती है। और कुछ ऐसे भी ऊर्जा के स्रोत है जिनकी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती, वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जैसे यहाँ पर आप बच्चों देखिए कि ऊर्जा के स्रोत कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय में कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत है आप देख लीजिए, पृथ्वी, पवन, जल, सूर्य, वन, जैव, इनका जितना भी आप उपयोग कीजिए इनको हम पुनः हमें प्राप्त हो जाता है। और अनवीकरण में देखिए कि रसोई गैस है, कोयला है, केरोसिन है, पेट्रोल है, ये सारे जितने स्रोत हैं वो एक समय के बाद खत्म होने की संभावना है। दूसरा देखिए वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा का जो है सौर, पवन, जल, बायोगैस, समुद्री नाप के भूतापीय ऊर्जा के प्रयोग को ही बल दिया जा रहा है। ये सौर ऊर्जा के व्यापक और असीमित स्रोत, यानी सीमित नहीं है, ये लगातार हमें मिलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि पर्यावरण को क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से भी बचाते हैं। सौर ऊर्जा इसमें सबसे महत्वपूर्ण और कम प्रदूषणकारी, आप देख रहे हैं सौर ऊर्जा किस तरीके से पैनल लगा हुआ है। फिर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना जो चलाई गई है, इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। सौर ऊर्जा आपने देखा होगा आसपास भी किस तरीके से लगाए जाते हैं और हमें उससे लाइट प्राप्त होती है, इससे हम रात में अंधेरे में नहीं रहते, टीवी भी देख सकते हैं, पंखा भी चल सकता है और इस तरीके से सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब है व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार एवं वाणिज्य को समझने से पहले हम देख ले कि व्यापार क्या है। व्यापार वो चीज है कि वस्तुओं के का क्रय विक्रय यानी लेना और देना। इसके बाद वाणिज्य क्या है, जब हम वस्त्रों का क्रय विक्रय धन प्राप्ति के उद्देश्य से करते थे।
पहले क्रय विक्रय कैसे होता था बहुत समय पहले, कि मान लिया हमारे पास कह दिया कि गेहूं ज्यादा, तुम्हारे पास चावल ज्यादा, तो हमने आदान प्रदान कर लिया, ले लिया। लेकिन अब यहाँ पर धन प्राप्ति के उद्देश्य से किया जा रहा है। पहले व्यापार जो होते थे उसमें क्या चलता था, धातु, सिक्के, हंडी अथवा पत्र मुद्रा का प्रयोग किया जाता था, और आधुनिक युग में मुद्रा के स्थान पर क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया था। ये देखिए आप सब मशीन देख रहे हैं किस तरीके से इसमें कार्ड लगाया गया और कैसे रुपए का लेन देन हो जाता है। नवीनतम तकनीकी जो है वो ई व्यवसाय या ई कॉमर्स के रूप में प्रचलित और इंटरनेट के माध्यम से द्वारा व्यापार का संचालन। आज हम घर बैठे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और ई वाणिज्य में मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक धन स्थानांतरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इंटरनेट विपणन, ऑनलाइन लेन देन, प्रसंस्करण, सूची संबंध प्रणाली आदि प्रौद्योगिक सेवाएं हैं जो सरकार के द्वारा दी जा रही है, और हम इसको ऑनलाइन घर बैठे ही कर सकते हैं। और ई कॉमर्स कंपनियां जैसे कि फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अमेजन, हम सभी जानते हैं कि आज हम लोग जो फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन से सामान को अपनी इच्छा के अनुसार देखते हैं, चूज करते हैं और फिर उसको ऑनलाइन ही उसको खरीदना और ये सब काम करते हैं और हमारे पास सामान आ जाता है। इसके बाद अब बच्चों देखिए हमारा ये लास्ट ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में जो या ई शासन, इसमें उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से आम नागरिकों को उपलब्ध कराना। जो भी सूचनाएं हैं आज आप देखते हैं, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो ऑफिस हो या कोई और क्षेत्र हो, सारी सूचनाएं आपको इंटरनेट पर मिल जाती हैं। और हमें जितने भी शासन प्रणाली के द्वारा इससे क्या होता है कि पारदर्शिता बनी होती है, यानी सरकार और हमारे बीच में कोई अपारदर्शिता नहीं होती, या हमें किसी भी क्षेत्र में कुछ भी जानना है, चाहे वो विद्यालय के क्षेत्र में हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे कोई भी जगह हो, चाहे वो बैंक हो, हम हर चीज आराम से देख सकते हैं। कुशल एवं जवाबदेही बनाना और सभी सूचनाओं को हम इंटरनेट पर उपलब्ध कराती है सरकार। इसके बाद विद्यालय में दाखिला, बिल भरना हो, आय जाति प्रमाण पत्र हो बनवाना हो, सभी सुविधाएं हिंदी में भी उपलब्ध है, ना केवल इंग्लिश में बल्कि हिंदी में भी ये सुविधाएं उपलब्ध हो। और आज अभी देखिए लॉकडाउन चल रहा है तो विद्यालयों में एडमिशन ऑनलाइन हो रहे हैं, यानी इसी के माध्यम से ये काम संपन्न हो रहा है। राष्ट्रीय ई शासन यानी NEGP, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 18 मई 2006 को स्टार्ट हुआ और उसके तहत साझा सेवा केंद्र बने, जिसमें सभी सुविधाओं को आम आदमी के लिए सुलभ कर दिया गया। और ये इसका क्या है बच्चों, ये इसका लोगो है। डिजिटल शासन, सभी प्रकार की शासन संबंधी जानकारियों को डिजिटलाइजेशन करना, और इसके अंतर्गत सबसे बड़ी ई हॉस्पिटल। ई हॉस्पिटल मतलब हम घर बैठे ऑनलाइन किसी भी डॉक्टर से, जो ई हॉस्पिटल की जिन अस्पतालों को सुविधा दी गई है, हम बैठे बातचीत कर सकते हैं, अपनी बीमारी बता सकते हैं, इलाज करते हैं, यानी कोई भी हम जो उनसे अपना बातचीत कर सकते हैं। ई हॉस्पिटल का भी प्रारंभ हो गया है। तो इसके मुख्य बिंदु जो है ई गवर्नेंस और राष्ट्रीय ई शासन और डिजिटल शासन, और साथ में इसकी फॉर्म आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझना है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए हम एक बार सबको दोहरा लेते हैं कि आज हमने किन किन बिंदुओं को पढ़ा है। सबसे पहले परिवहन के क्षेत्र में, उसके बाद व्यापार एवं वाणिज्य, फिर विनिर्माण के क्षेत्र में हस्तकला है, और विनिर्माण जो कच्चे उत्पादों से मूल्यवान वस्तुओं को बनाना है। उद्योग के क्षेत्र में जो फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में जो डिजिटलाइजेशन हुआ है। ऊर्जा के क्षेत्र में जो सौर ऊर्जा है उसको अधिक उपयोग करने के लिए ज्यादा प्रेरित किया जा रहा है, सोलर पैनल प्लांट लगाए जा रहे हैं। और कृषि के क्षेत्र में जो अत्याधुनिक मशीनें हैं वो चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत ड्रिप और मशीनें, छिड़काव तंत्र विधि भी थी, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ड्रोन के द्वारा वो कर लेते हैं, अभी दवाई का छिड़काव कर सकते हैं या पानी का छिड़काव हम कर सकते हैं। इस तरीके से इन बिंदुओं का आज हमने अध्ययन किया है और बहुत अच्छे से समझा है। बच्चों अब हम कर लेते हैं थोड़े से प्रश्न अभ्यास। सबसे पहले देखिए रिक्त स्थान भरना है। कृषि उन्नति में, कृषि की उन्नति के लिए हमने कौन कौन से साधन कर लिए हैं आधुनिक, उन सबको लिखना है। यहाँ पर पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए कौन कौन सी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है वो यहाँ पर लिखना है, जैसे कि ई रिक्शा और CNG की जो गाड़ियां हैं। व्यापार का क्या अर्थ है और ई कॉमर्स कंपनियां क्या है, ये यहाँ पर लिखना है। फिर इस बार इन प्रश्नों के उत्तर हमें देना है बहुत ही कम शब्दों में। अभिनव कृषि क्या है, विनिर्माण का उद्देश्य क्या है, 2 एल्युमिनियम उद्योग के कारखानों के नाम बताओ, किन्हीं 2 अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बताओ, NEGP की फुल फॉर्म लिखो, और ई शासन किसे कहते हैं। ये हमारे आज के प्रश्न अभ्यास हैं बच्चों। अब बच्चों की आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसके साथ ही आपको उसको तैयार भी करना है,
और हम देख लेते हैं कि अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेल्फ इमेज इज बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन फॉर सक्सेस। इसका मतलब बच्चों कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेल्फ यानी आपके अंतर्गत जो सकारात्मक जो आपकी एक इमेज है, यानी आपको बनाना है आपके अंदर कौन सा ऐसा गुण है, कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसको आपको अपने अंदर पॉजिटिव रूप में देखना है और उसी के साथ आपको अच्छे से, और जब आप ये देखेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से तैयार हो रही है और आप सफलता की ओर बढ़ जाते हैं। जॉर्ज ब्रदर्स का ये कोट बहुत ही अच्छा है जिसे आपको याद रखना है और अपनी क्वालिटी को, अपने जो आपका गुण है विशेष, उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और निगेटिविटी को बिल्कुल भी त्याग देना है। तो बच्चों आज की आपकी ये वीडियो आपके लिए। थैंक यू।